एक्सपर्ट पैनल को आपसे मिलवाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हमारे मेहमान जो जो बातें आपको समझाएंगे, बताएंगे, उन बातों का विशेष ख्याल रखें, एक एक बात को ध्यान से सुने। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने जा रहा है एक खास एक्सपर्ट पैनल। भोपाल से हमारे साथ एमपी स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड डायरेक्टर वीएस वारी जुड़ गए हैं। वारी सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ भोपाल एम्स में प्रोफेसर और नेत्र विज्ञान विभाग की हेड डॉक्टर भावना शर्मा जुड़ गई हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। रायपुर से डॉक्टर प्रशांत कुमार, आप एमडी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नेहा जैन एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जैन, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और एक एक कर मैं आपसे सवाल लूंगा। सबसे पहला सवाल वीएस वारी जी मेरा आपसे है। सर, ये ब्लैक फंगस क्या बला है ये? अभी तक तो कोरोना की महामारी से निपटने के लिए ही लगातार जो है कोशिशें की जा रही हैं, और उसी बीच ब्लैक फंगस का नाम अब देश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रहा है, और जो लक्षण है वो तो अपने आप में गंभीर है ही, लेकिन सबसे पहले ये ब्लैक फंगस क्या बला है जो अब लोगों को टेंशन दे रही है? देखिए, ये ब्लैक फंगस एक तो प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, और कई प्रकार के फंगस होते हैं, जैसे एक म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम अभी फेस कर रहे हैं, ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ऐसे बहुत सारे फंगस हमारे वातावरण में, पानी में, धूल के कणों में और हमारे जो सॉइल है, मिट्टी, उसमें मिलते हैं। और चूँकि इस समय बहुत ही अधिक मात्रा में लोग जो हैं आईसीयू में एडमिटेड हैं और ऑक्सीजन पे हैं और लंबे समय तक एडमिट हैं, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो है। कई कारणों से उनकी इम्यूनिटी लो है। किसी को कैंसर की बीमारी थी, या किसी को कोई स्किन की लंबी बीमारी, पेम्फिगस इत्यादि की बीमारी थी, और वो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ लेते थे, और या उनका लंग डैमेज अधिक है और उनको बहुत गंभीर डायबिटीज़ है, उनका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे लोगों को लंबे समय तक उपचार दिया जाता है, और इसमें संभावना होती है या तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन या फंगल इन्फेक्शन हो जाए। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, और जिसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी आगे चल के। ठीक है। डॉक्टर भावना शर्मा, मेरा सवाल है आंखों से जुड़ा हुआ। ये लगातार हम सुन रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा असर आंखों पर पड़ता है, कई लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ गई। कैसे मालूम चलेगा किसी को कि ब्लैक फंगस से वो संक्रमित है और हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब कोई इलाज नहीं बचा है, सीधे आंखें निकालनी पड़ रही हैं? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फंगस जो है ये नेजल कैविटी या नाक के थ्रू जनरली हमारे बॉडी में आता है, या ओरल कैविटी माउथ के थ्रू आता है। उसके बाद क्योंकि आई और नेजल कैविटी और ओरल कैविटी का क्लोज एक एसोसिएशन है, ये पास के स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहां से ये फंगस माइग्रेट करता हुआ आंख के या ऑर्बिटल टिश्यूज में आ जाता है। तो प्राइमरली ये तो नेजल कैविटी से बॉडी को एनक्रोच करता है, बट अल्टीमेटली ये ऑर्बिटल टिश्यूज मतलब आंख के टिश्यूज से होता हुआ ब्रेन तक भी जा सकता है। तो इसमें जो पेशेंट, कई बार ये होता है कि प्रेजेंटिंग साइन ही आंख के सिम्टम का होता है, मतलब पेशेंट जो डॉक्टर के पास जाता है वो आंख के सिम्टम्स के लिए जाता है। जो मेन सिम्टम्स हमको ध्यान रखने चाहिए उसमें ये है कि आंखों के में थोड़ा भारीपन लगेगा, पेन रहेगा आईज में, या रेडनेस रहेगी आंख में, और जो एडवांस केसेस होते हैं उसमें आंख का आकार जो है, जो साइज है वो बड़ी हो जाती है, जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आंख बाहर की तरफ निकल रही है। कुछ केसेस में टोसिस हो जाती है, जैसे ऊपर की पलक गिर जाती है, और जो आगे की परत रहती है कंजंक्टिवा जिसको कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। और इसके आगे भी अगर हम बात करें एडवांस केसेस की, तो अगर ये फंगस है, अगर ये पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स में जा चुका है, जैसे और आंख के पीछे वाले हिस्से में जा चुका है, तो और ऑप्टिक नर्व को असर करता है, जो देखने की नस होती है, तो हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो अगर हमको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमको एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये फिर डिजीज एडवांस स्टेज में नहीं जाएगी, हम उसको वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये एडवांस स्टेज में चली गई है, स्टेज 3 या 4 में, जिसमें कि ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो कंडीशन में जरूर हमको आंख निकालने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अर्ली स्टेजेस में अगर हम ये सिम्टम्स का ध्यान रखें तो हम काफी हद तक डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैम, कई बार क्या होता है कि मेडिकल टर्म्स ना एक आम इंसान को बहुत डरा देती हैं, वो घबरा जाता है। अमूमन ये भी लगातार कहा जा रहा है कि शुरुआती स्टेज में अगर बीमारी पकड़ में आ जाती है तो फिर इसका इलाज संभव भी है, लेकिन उसके बाद दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
मैम मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें बहुत साधारण शब्दों में ये जनता को आप बता पाएं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या शहरी इलाकों में रहते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं? उन्हें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेज की बात आ गई है? आपने जो बात बताई कि आंखें फड़फड़ाना या बाहर आ जाना, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य बात है, सबसे जो मेजर बात है, वो किस बात का ध्यान रखना है? जी, तो उसमें ये जैसे मैंने पहले कहा है कि पेशेंट खुद ये डायग्नोसिस नहीं बता पाएगा कि हमको ब्लैक फंगस हो गया है या म्यूकरमाइकोसिस हो गया है। उसको ये सिम्पटम्स ही ध्यान में रखने हैं जो मैंने बताए। आंखों में पेन हो रहा है, भारीपन हो रहा है, आंखों में कंजेशन है या लालपन आ गया आंखों में, जो सामने की पुतली होती है कंजंक्टिवा उसमें सूजन आ जाती है और काफी सिग्निफिकेंट रहती है ये सूजन। आप देखेंगे कि अच्छा, पेशेंट को कितने दिनों तक है मैम कितने दिनों तक ऐसा लगे तब हमें तुरंत हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास? नहीं, अगर कोई पोस्ट कोविड पेशेंट है जो कोविड जिसका इलाज हुआ है पेशेंट का, जिसका स्टेरॉइड चला हुआ है या एंटीबायोटिक लंबे समय तक चली हुई है, उसको अगर ये तकलीफ हो रही है तो हमको वेट नहीं करना है कि कितने दिनों तक ये सिम्टम्स रहेंगे। हमको इमीडिएट कंसल्टेशन लेना है क्योंकि ये एग्रेसिव फंगस होता है, बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो अगर कोई पोस्ट कोविड पेशेंट को सडनली ये सिम्टम्स होने लगे, आंख बाहर की तरफ सूजन दिखने लगे या बाहर की तरफ आती दिखे, पेन लगे या सूजन लगे, रोशनी में कमी आ रही है या डिप्लोपिया दो दिख रहे हैं या आंख के मूवमेंट्स में कमी आ रही है और जैसे रिलेटिव्स ये कंप्लेन करने लगे कि आपकी आंख थोड़ा डिफरेंट दिख रही है पहले से, थोड़ा आंख का आकार अलग रख रहा है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें क्योंकि पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड पेशेंट्स को तो ये स्पेशली ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि उनको स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक लंबे समय तक चला हुआ होगा। ठीक है, डॉक्टर प्रशांत कुमार, मेरा सवाल अब आपसे है। सर, इस कोविड काल से पहले अक्सर हम ये कमी सुनते थे किसी गंभीर बीमारी में मरीज को स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं, लेकिन कोविड पेशेंट्स ऐसे कई हैं जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार स्टेरॉइड्स का और ब्लैक फंगस का कनेक्शन क्या है? क्योंकि बार बार इस स्टेरॉइड का जिक्र होता है, बार बार ये कहा जाता है कि अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बेसिकली स्टेरॉइड और ब्लैक फंगस का रिलेशन, जो ब्लैक फंगस जो है हमें जैसा मैडम ने भी बताया, सर ने बताया है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ज़्यादा असर करता है। जिन मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उनको ये ब्लैक फंगस अफेक्ट कर सकता है। अब जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम देख रहे हैं कि स्टेरॉइड का यूज़ बहुत आयत में हो रहा है और वो रिकमेंडेशन में है भी कि हमें जो है मॉडरेट टू सीवियर केसेस में स्टेरॉइड यूज़ करना है। बट रिकमेंडेशन में ये भी लिखा हुआ है कि उसे कम से कम दिनों के लिए यूज़ करना है, कम से कम डोज पे यूज़ करना है और मॉडरेट टू सीवियर डिसीज़ में ही यूज़ करना है कोविड के। परंतु किसी वजह से या फिर माइल्ड डिसीजेज में भी जो है स्टेरॉइड को काफ़ी ज़्यादा डोज पे और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा रहा है और स्टेरॉइड जो होता है हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। इसकी वजह से ब्लैक फंगस जो हमारे नेजल म्यूकोसा में, नाक की कैविटी में पहले से इन्फेक्ट करके रहता है, उसे हमारे शरीर में और फैलने की जगह मिल जाती है क्योंकि मरीज की स्टेरॉइड की वजह से इम्यून क्षमता कम हो जाती है। तो हमें बेसिकली स्टेरॉइड कम से कम देर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर की सलाह से उतना ही लेना चाहिए और मॉडरेट टू सीवियर डिसीज में ही लेना चाहिए। तो आपके सवाल का आंसर है कि स्टेरॉइड जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, जिसकी वजह से फंगस जो है हमारे शरीर पर हावी हो जाता है। ठीक है डॉक्टर नेहा जैन, इम्यूनिटी पावर की चर्चा भी लगातार हो रही है। मैम, हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन हमने देखा कि कोरोना काल में ऐसे कई लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ा जिनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग भी थी, हट्टे कट्टे थे, उन्हें पहले कोई बीमारी भी नहीं थी, उसके बाद भी हमने देखा क्या हालात हो गए। मैम, क्या वाकई में इम्यूनिटी पावर से ही सब कुछ डिपेंड करता है या कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके तहत किसी के शरीर पर ये ज़्यादा गहरा असर डाल सकता है, खतरनाक असर डाल सकता है या फिर मामूली असर? ये फंगस बेसिकली जब भी मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, वो कोविड के मेडिकेशन से हो या और कोई कारण से अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो रही है तो उस समय ये फंगस जो है ये हावी हो जाता है। नॉर्मली ये फंगस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब भी इम्यूनिटी कम होगी तो ये शरीर पे हावी करेगा। ये एक्चुअली जब पेशेंट का फ्री आयरन लेवल ज़्यादा होता है तो ये फंगस इज आयरन का लविंग होता है, तो ये जो फंगस है ये बॉडी में एंटर करेगा और वो ब्लड में इन्वेट करेगा।
तो जब भी इम्यूनिटी कम, जब भी हम स्टेरॉइड पे रहेंगे, स्टेरॉइड का यूज़ करेंगे या फिर कोई इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो यूज़ होते हैं कोविड के ट्रीटमेंट में पोस्ट कोविड, तो इसमें ये जो है ये फंगस आने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ साथ अगर शुगर है, डायबिटिक है, तो ऐसे भी पेशेंट में एज इम्यूनिटी कम होने के वजह से ये फंगस जो है ये बॉडी में फैल जाता है। इसके साथ कभी कभी ह्यूमिडिफायर या पेशेंट वेंटिलेटर पे हो या ऑक्सीजन थेरेपी पे हो और ह्यूमिडिफायर को जो 24 घंटे में चेंज होना है, अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में रहता है। तो अगर हम चेंज नहीं करते हैं या प्रॉपर डिस्टिल वाटर यूज़ नहीं करते हैं, तो इसके थ्रू भी फंगस बॉडी में आने का चांस बनता है। हाँ, वीएस ओहारी जी, सारे रीजंस जी हो सकते हैं। जी मैम। ओहारी सर, कोविड से पहले या फिर कहें इस साल से पहले तो ब्लैक फंगस के बारे में हम नहीं सुनते थे ना, ये बात आती थी। अभी भी ये खबर आ रही है कि पहले भी मुश्किल से 2 या 4 मरीज आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चाहे उत्तर भारत हो, पश्चिम भारत हो, अब कई केसेस सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि चिंता बढ़ती जा रही है। ब्लैक फंगस है क्या, कैसे किसी को ये संक्रमित कर सकता है? अगर मान लीजिए मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे मैं इस ब्लैक फंगस से बच सकूँ? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूँगा दर्शक इस बात को ध्यान से सुने। जी, आवाज़ नहीं आ रही सर। बोलिए सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। क्या बोले? ओहारी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आखिर में आपने क्या बोला? आई कुड नॉट लिसन, मैं सुन नहीं पाया आपको आखिर में। मेरा सवाल ये था कि ये ब्लैक फंगस से मैं कैसे बच सकता हूँ? मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं मास्क भी पहनता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहा हूँ। मैं कोरोना संक्रमित था, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। सर, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर भावना शर्मा, मेरा आपसे सवाल यही है, बिल्कुल सेम सवाल है यही, कि मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि कोरोना संक्रमित कोई था, अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन उन्हीं मरीजों में ये ब्लैक फंगस पनप रहा है। राइट। तो जैसे आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि पहले तो ये सुनने में नहीं मिलता था, लेकिन अब भी ज्यादा सुनने में मिल रहा है। तो ये फंगस जो है ये यूबिक्विटस फंगस है। दैट मीन्स ये हर जगह पे मौजूद है, स्पेशली सॉइल में मौजूद है, हमारे एनवायरनमेंट जहाँ वेजिटेटिव मैटर डीके होता है वहाँ मौजूद रहता है। तो जनरली ये नॉर्मली किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, हेल्दी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहती है। तो वो फंगर के जो स्पोर्स रहते हैं उसको जर्मिनेट नहीं होने देते हैं या हाइफी नहीं बनने देते हैं। कोविड के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि कोविड के पेशेंट्स की इम्यूनिटी एक तो कोविड के कारण कम हुई होती है, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम कोविड को लड़ने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है। तो एक तो कॉज है कि कोविड के कारण इम्यूनिटी कम है, दूसरा स्टेरॉइड के कारण इम्यूनिटी कम है, जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया, तीसरा उसको वेंटिलेशन, हमने ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा हुआ है, तो हमने एक एक्सटर्नल एजेंट बॉडी में और दे रखा है। इसके अलावा अगर हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स ज्यादा दिनों तक चला रहे हैं तो वो भी बॉडी के गुड बैक्टीरिया या गुड ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देता है। तो हमारी बॉडी कोविड में स्पेशली ये प्रोन हो जाती है इन्फेक्शंस के लिए। तो जो ये ब्लैक फंगस है या फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि सब जगह ही मौजूद रहता है, लेकिन हमारी बॉडी को जनरली इफेक्ट नहीं कर पाता नॉर्मल कंडीशंस में। कोविड में इतने सारे कॉजेज होने के कारण, इतने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होने के कारण ये कोविड के पेशेंट्स को अफेक्ट कर देता है। तो ये कंडीशन में हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोविड के पेशेंट्स का इवैल्यूएशन, एक टाइमली इवैल्यूएशन करते रहें। जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड चल रहा है, जिनको एंटीबायोटिक चल रहा है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक हैं, उनकी शुगर लेवल कंटिन्यूसली मॉनिटर की जानी चाहिए। स्टेरॉइड को हमें जितना जरूरी हो उतना ही दें, हम उनसे रैम्पेंट यूज स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक हमको जुडिशियस यूज रैशनल के हिसाब से देना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कोविड पेशेंट्स को जरूर इस फंगस से प्रिवेंट कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर कोविड पेशेंट को ये फंगस होना ही है, ये म्यूकरमाइकोसिस होना ही है। दिस इज अ रेयर अकरेंस। तो जब ये बॉडी प्री डिस्पोज होगी तभी मिलेगी ये फंगस आपको। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको प्रिवेंट कर पाए, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, जिससे कि बॉडी इन फंगस के लिए प्री डिस्पोज ही ना करे।
मैडम जी। क्या क्या करना तो चाहिए? मैंने ये जी वही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर डायबिटिक है कोई पेशेंट, डायबिटिक है तो उसका ब्लड शुगर मॉनिटर करिए, उसका HbA1c मॉनिटर करें। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, उसको हमें स्ट्रिंजेंट कंट्रोल ब्लड शुगर का करना चाहिए डायबिटीज की दवाइयों से, इंसुलिन से। अगर वो पेशेंट एडमिटेड है, उसका हमको प्रॉपर डायबिटिक ब्लड शुगर मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर हम स्टेरॉइड दे रहे हैं तो जितनी जरूरत है स्टेरॉइड की उतनी ही दी जाए। माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में जनरली नहीं, अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो हमें स्टेरॉइड की जरूरत है, वो भी बॉडी के जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से दें, जितनी जरूरत है, लंग इन्वॉल्वमेंट है उतने दिनों के लिए दें। तो स्टेरॉइड का जुडिशियस एंड रैशनल यूज। एंटीबायोटिक्स जो है, जो हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, आजकल ये भी देखने आ रहा है कि मरीज खुद ही एंटीबायोटिक लेके खा रहे हैं। जिनको कोविड हुआ है या जिनको नहीं भी हुआ है, वो खुद ही एंटीबायोटिक लेके खा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक का जुडिशियस रैशनल यूज, जिसमें कि अगर जरूरत है तो आप एंटीबायोटिक लें, और जिस एंटीबायोटिक की जरूरत है वो लें। ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रेफरेबली डिस्टिल्ड वाटर यूज हो, प्योर वाटर यूज हो, और उसको हम चेंज करते रहें ह्यूमिडिफायर को, जैसे जो ऑक्सीजन जिसके थ्रू जा रहा है, तो उससे इन्फेक्शन की चांस कम रहेंगे। इसके अलावा जो पेशेंट्स वार्ड में एडमिट होते हैं उनकी हम सेलाइन से नेजल डाउचिंग करते हैं, जिससे कि वो कोई भी फंगस वहाँ इट डजंट बिकम वो स्टेबल ना होने पाए वहाँ पे। तो ये सब मेजर्स से हम कोविड के पेशेंट में इसको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं जी। बस जरूरत है कि हम ये पेशेंट का प्रॉपरली मॉनिटर करें। और इसके बाद भी, जैसे कोविड का पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज के बाद भी हम उस पेशेंट को एक फॉलोअप सिस्टम, एक फॉलोअप टाइम बताते हैं कि आप 3 हफ्ते के बाद हमको पहले तो हमें 7वें दिन डिस्चार्ज के 7वें दिन दिखाने के लिए आइए, उसके बाद अगर सब ठीक है तो तीसरे हफ्ते दिखाने के लिए आइए। तो एक रेगुलर फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज पेशेंट्स, कि हम कोविड को डिस्चार्ज करने के बाद भी उसको फॉलोअप में रखें। और पेशेंट भी ये ध्यान रखे कि ये कोविड अगर हमें हो चुका है, हम ठीक हो गए, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम ठीक हो गए हैं, अभी भी हम पेशेंट डॉक्टर की फॉलोअप में रहे। जी जी। वारिस सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, अब मेरे को आवाज आ रही, प्लीज बोलिए। सर मेरा आप सवाल अब ये है। हाँ बोलिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ब्लैक फंगस के बारे में कई बातें हमने सुनी समझी बारीकी से, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जनता को समझ में भी आ रहा होगा कि ब्लैक फंगस है क्या। सर किसी को कोरोना है या नहीं है, रिपोर्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, RT-PCR से पता चल जाता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ब्लैक फंगस से वो संक्रमित है? क्या नेजल एंडोस्कोपी इसका एकमात्र साधन है या फिर कुछ और भी रास्ते हैं? मैं चाहूंगा कि इससे जुड़ी जानकारी भी आप जनता तक पहुंचाएं। जी, सबसे पहले तो आपने मेरे से पहले पूछा था, अब कुछ गड़बड़ हुआ, फिर कनेक्ट हुआ। सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज। मैं बोलने जाऊँ? प्लीज। हाँ, ये सबसे पहले तो मैं भाई, सबसे पहले तो मैं आपके ध्यान में, सभी के ध्यान में ये लाऊंगा कि ये ब्लैक फंगस नई चीज़ नहीं है। ये कई सालों से, 30-40 साल से तो हम लोग को मालूम है, ये बुक्स में लिखी हुई है कि फंगस इज देयर एंड म्यूकोरमाइकोसिस वाज देयर। ओके, तो अब बात होती है ये कहाँ से आता है? ये आता है कंटामिनेट, जो दूषित पानी है आपका, सॉइल से, आपका डस्ट से, इन सब चीज़ों से आता है। तो जब कोई पेशेंट लंबे समय तक ICU में या ऑक्सीजन के वार्ड में रहता है, तो वहाँ पर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है, और उसका मास्क जो है उसमें कंटामिनेशन हो सकता है, ऑक्सीजन के सप्लाई सिस्टम में कंटामिनेशन हो सकता है। तो ये किसी को हो सकता है, लेकिन मैडम ने या डॉक्टर साहब ने, प्रशांत ने, डॉक्टर ने, इनने जो बताया, ये होता उनमें है ज़्यादातर जिनमें कि इम्यूनिटी पहले से कम हो। माने इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। वो अगर डायबिटिक है पेशेंट तो उसको रिस्क है, अगर वो एंटी कैंसरस दवाई ले रहा है तो उसको रिस्क है, और इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेटर आप इसके लिए, कोरोना के इलाज के लिए ले रहे हैं तो उसको रिस्क है। सर जो कोरोना संक्रमित ना हुआ हो, क्या उसको भी रिस्क है सर? क्योंकि इसमें जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको नहीं है। जो व्यक्ति लंबे समय तक इलाज लेगा और उसकी डायबिटीज, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको हो सकता है। तो लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे डॉक्टर्स को निगरानी रखनी पड़ेगी, और लोगों कैसे मालूम पड़े, हमारे डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़े, इसके लिए जब तक निगरानी का सिस्टम नहीं होगा तब तक हम मिस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके चेहरे में, नाक के दोनों तरफ दर्द होता है, सूजन आती है, सिर दर्द हो सकता है, नाक से डिस्चार्ज निकल सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है,
और सांस में तकलीफ हो सकती है। आपको नाक बंद, जैसे सर्दी जुकाम में नाक बंद हो जाता है, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। आपको बुखार आ सकता है और खांसी आ सकती है, और आपको आपके किसी किसी को ज़्यादा असर होने में कुछ उसका जो सेंसेस है वो भी कमज़ोर हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे वार्ड में, मेरे अस्पताल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति भर्ती है जिसको हम लंबे समय तक ऑक्सीजन देते हैं, लंबे समय तक स्टेरॉइड देते हैं, हाई डोज स्टेरॉइड देते हैं, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हमें अगर उसको वो ये बताता है कि उसके चेहरे में लाली आ गई है, उसके चेहरे में सूजन आ गई है, आँख में रेडनेस है, आँख में पेन है, सिर में दर्द है और नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, तो हमें तत्काल उसकी हमको जांच प्रारंभ कर देना चाहिए। और जांच करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसको फंगस है। यहाँ तक कि हमें MRI की जांच करनी पड़ती है, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वो फंगस हमारे चारों पैरानेलिजल साइनसिस में है कि वो उसका एक्सटेंशन ब्रेन साइड में तो नहीं हुआ है, उसका एक्सटेंशन ऑर्बिट आईज में तो नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये, इसको हमारे सबसे पहले डॉक्टर्स को जल्दी पकड़ना और जल्दी इलाज करना आवश्यक होगा। ठीक है, मैं अपने और मेहमानों के पास भी आऊँगा, लेकिन डॉक्टर भावना शर्मा आपको थोड़ी देर में जाना भी है, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि मैम आपने आइज़ में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं उसके संदर्भ में बताया कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है और डॉक्टर से संपर्क करना है। मैम मेरा एक और बेसिक सवाल है, क्या शरीर पर, बॉडी में किसी भी कहीं पर भी कोई स्पॉट्स भी आते हैं जो ये इशारा कर रहे हो कि आप ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं? जी, अगर कोई स्किन में डर्मेटोलॉजिकली अगर कोई कंडीशन आपको डेवलप हो रही है, तो बॉडी में जो स्किन है, स्किन में भी फंगस का इन्फेक्शन देखने में मिलता है। तो ऐसे ब्लैक पैचेस कई बार हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इलाज के थ्रू काफ़ी हद तक ठीक किए जा सकते हैं। बस ये होता है कि इलाज थोड़ा लंबे समय तक, एटलीस्ट 3 टू मोर देन 3 वीक्स चलता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो म्यूकरमाइकोसिस की, वो स्पेसिफिकली जो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस जो अभी जो डिजीज ऑफ कंसिडरेशन है, उसमें स्पेसिफिकली ये नेजल मतलब नाक के म्यूकोसा के थ्रू और ओरल म्यूकोसा, दैट मींस हमारे मुंह के म्यूकोसा के थ्रू अंदर की बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और हमारी आंख को अफेक्ट करने के बाद फिर ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो स्किन की जो तकलीफ है जो आप बता रहे हैं, अगर डर्मेटोलॉजिकल कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इट कैन जस्ट इंडिकेट कि आपको डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन है, वो हम इलाज के थ्रू ठीक कर पाएंगे। व्हाट इज मोर सिग्निफिकेंट है कि हम ये जो नेजल म्यूकोजा के थ्रू डिजीज फैल रही है उसको टाइमली कंट्रोल कर सकें और उसका इलाज कर सकें। डॉक्टर प्रशांत कुमार, ब्लड फ्लो तो सब भला चंगा, ये हम लगातार बचपन से सुनते आ रहे हैं। और डॉक्टर नेहा जैन, आपसे भी मेरे पास कई सवाल हैं आपके लिए, आप बने रहिए सब हमारे साथ। तो वहीं डॉक्टर भावना शर्मा, आपको जाना है, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ वी एस सोहारे जी, आप भी लगातार बने हो हमारे साथ। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मैं जनता से एक बार फिर से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्लैक फंगस जुड़ी कई बातें हैं जिसको जानना और समझना सबके लिए बेहद जरूरी है।